हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करें क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। तो उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सेट का क्या मतलब होता है, सेट की क्या डेफिनेशन होती है। ओके, तो व्हाट इज सेट? सेट की डेफिनेशन सबसे सिंपल डेफिनेशन है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, बट वो कलेक्शन किस तरह से होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो कलेक्शन तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जिनका हम कलेक्शन देखते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश अल्फाबेट्स का कलेक्शन हो गया, वाउल्स का कलेक्शन हो गया, या फिर आप नंबर्स का कलेक्शन देख लो, डेज का कलेक्शन, मंथ का कलेक्शन, या आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन। तो बहुत तरह के कलेक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। बट सेट कौन से कलेक्शन की बात कर रहा है, सेट कौन से कलेक्शन को यहाँ पे बता रहा है? तो जो भी कलेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तभी वो सेट है। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो आप कोई भी कलेक्शन यहाँ पे देखोगे, इस तरह के आप क्वेश्चन देखोगे, आपको कलेक्शन दिया होगा और उसमें से आपको चेक करना होगा कि ये सेट है या नहीं है। तो आपको सिर्फ वहां पे यही देखना है कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ और एग्जाम्पल से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से कलेक्शन को वेल डिफाइंड कहते हैं, कौन से कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं। ओके, तो यहाँ में देखो 5 टाइप का कलेक्शन लिखा है, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक जाते हैं। तो हमें वो यहाँ पे जो कलेक्शन बनाया है वो उन नेचुरल नंबर का बनाया है जो लेस देन 5 हो। तो ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ये 4 नंबर ही आपके आएंगे लेस देन 5। तो यहाँ पे देखो कलेक्शन वेल डिफाइंड कब होगा? अगर आप किसी से भी पूछोगे कि इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर बताओ कि आपको 5 से लेस देन नेचुरल नंबर बताने हैं, तो सारे ही लोग आपके 1 2 3 4 ही आंसर बताएंगे। इसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर कोई भी आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है तो वो कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड होता है। जैसे आप किसी से भी पूछोगे तो हमेशा इसका आंसर 1 2 3 4 ही रहेगा, ये कभी आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये वाला कलेक्शन हमारा यहाँ पे क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब ये हमारा क्या बना रहा है? सेट बना रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, द वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वाउल्स होते हैं वो हमारे होते हैं ए ई आई ओ एंड यू। तो यही 5 हमारे पास वाउल्स होते हैं। तो ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे। मतलब आप किसी एक पर्सन से पूछोगे तो वो कोई और आंसर देगा, दूसरे से पूछोगे तो वो कोई और आंसर देगा। इस तरह से यहाँ पे नहीं होगा, हमेशा ये 5 वाउल ही आपके इंग्लिश अल्फाबेट में होंगे। तो इसका मतलब ये कलेक्शन भी हमारा वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये भी हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। तो एक वीक में जो डेज का कलेक्शन है, टोटल 7 डेज का कलेक्शन है। हमारे पास कलेक्शन है मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। तो ये 5, ये आपके जो 7 डेज हैं ये हमेशा कलेक्शन में यही रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो ये वाला कलेक्शन भी आपका यहाँ पे क्या है? वेल डिफाइन है। ओके, तो वेल डिफाइन आप उसको कह रहे हो जिसमें पर्सन टू पर्सन आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट आप 4 देखो, द कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन क्लास 11th। अगर आपकी क्लास में टोटल 15 बॉयज हैं और अगर आपने एक स्टूडेंट को पूछा तो उसके अकॉर्डिंग हैंडसम बॉय कोई और हो सकता है। अगर आपने माना कि हमें 3 स्टूडेंट का कलेक्शन बनाना है, ठीक है, कि मुझे क्लास में जो 3 सबसे हैंडसम बॉय हैं उनका कलेक्शन बनाना है, तो अगर मैंने किसी को पूछा तो किसी, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, किसी को कोई हैंडसम लगेगा, किसी बच्चे को कोई दूसरा बच्चा हैंडसम लगेगा। तो वो उनका अपना ओपिनियन, तो जहां पे उनका ओपिनियन आ जाता है या फिर वो जो हमने यहाँ पे आंसर उनको पूछा है, कलेक्शन जो बनाने के लिए पूछा है, वो पर्सन पे डिपेंड हो जाता है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, क्योंकि ये पर्सन पे डिपेंड करेगा कि वो किसको हैंडसम मानता है, किसको नहीं मानता। फिर कलेक्शन ऑफ फेवरेट हीरोज, चाहे हीरोज ले लो चाहे हीरोइन ले लो, तो ये भी सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। किसी को यहाँ पे अमिताभ बच्चन पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को आमिर खान पसंद है। तो ये उनका पर्सन टू पर्सन कलेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो ये भी हमारा कलेक्शन क्या है? नॉट वेल डिफाइंड हो गया। ओके, तो सिंपल बात हमें ये समझ में आई है यहाँ पे कि जब कोई भी कलेक्शन होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा तो वो वेल डिफाइन है, लेकिन अगर वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो वो वेल डिफाइन नहीं है।
ओके, तो व्हाट इज वेल डिफाइंड? अ कलेक्शन इज वेल डिफाइंड इफ इट विल नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अगर कलेक्शन चेंज नहीं होता है। अब देखो, किसी भी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक वाउल्स का कलेक्शन भी लिखना है, तो उसका एक तरीका है उसको लिखने का। तो वो तरीका क्या है, उसमें क्या क्या चीज आपको याद रखनी है, तो वो देखो मैं एक नोट्स करके यहाँ पे बताती हूँ। तो सेट को कैसे लिखना है उसके लिए आप देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जो हमारी डेफिनेशन में जो ऑब्जेक्ट वर्ड आया था, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे और क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को हम उसमें मेंबर भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स ऑफ सेट भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो मेनली हम यहाँ पे उसको एलिमेंट्स कह के बुलाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे का एक सेट बना वाउल्स का, तो हमने AEIOU लिखा, जब इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसके क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे ये 1 2 3 4 इस सेट के क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर सेट को हम यूजली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो अब एक एग्जांपल लिखते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात हो गई, हम ऑब्जेक्ट्स को मेंबर्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। दूसरी बात, हम सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कोई भी एक यहाँ पे सेट का एग्जाम्पल लेती हूँ, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैंने एक सेट लिया, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वाउल्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो अब मुझे सेट को डिनोट करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल लेटर लिखूंगी, फिर आपको यहाँ पे इक्वल, देन आपको इसको ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, इसको ब्रेसल्स भी कहेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट। तो अब आपको इस तरह से लिखना है, A देन E देन I देन O देन U एंड ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सबसे पहले जो नेम है सेट का, ये हमारे पास ये क्या है? A यहाँ पे कौन है? ये सेट का नेम है, नेम ऑफ सेट, यानी कि ये कौन क्या किसका सेट है? ये A जो है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वाउल्स है। तो इसको हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। ओके, फिर आपका यहाँ पे ये हो गया, ये अंदर जो है वो उसको आप यहाँ पे क्या कह सकते हो? ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, मेंबर भी कह सकते हो, एलिमेंट्स भी कह सकते हो। तो इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। और हमेशा ये किस में होने चाहिए? ऑल एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। ये सारे देखो स्मॉल लेटर है ना। अगर आपको ये कहा है वाउल्स का कलेक्शन लिखो, तो आपको अपने से कभी कैपिटल में नहीं लिखना है, इनको हमेशा एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखना है। नाउ नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट को कैसे करना है क्लोज? ये हमारा कर्ली ब्रैकेट से, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको कर्ली ब्रैकेट से इस तरह से क्लोज करके लिखना है। और सारे एलिमेंट जो है वो कॉमा से सेपरेट होंगे, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये सारे एलिमेंट हमारे किससे सेपरेट होंगे? कॉमा से। तो ये एक किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम किन दो तरीके से लिख सकते हैं? तो ये जो मैंने आपको भी क्वेश्चन बताया ना, यही आपके दो तरीका, एक तरीका तो आपका ये वाला होता है, दूसरा तरीका आपका ये वाला है, बट इनको नेम दिया हुआ है। जबकि आपको क्वेश्चन आएगा कभी भी कि आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, रोस्टर फॉर्म लिखो, तो वो चीज क्या होती है वो हम देखते हैं, उसकी डेफिनेशन भी देखते हैं और पर्टिकुलर उस फॉर्म में आप सेट को कैसे लिखोगे वो भी यहाँ पे देखते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। दोनों मेथड क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, बट नेम के अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन सा मेथड है वो बताती हूँ। तो फर्स्ट मेथड है आपका यहाँ पे रोस्टर या टेब्यूलर फॉर्म, और दूसरा है आपका यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? ये जस्ट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, ये वाली फॉर्म आपकी रोस्टर फॉर्म होती है। कि जैसे कि आपको कहा ना कि आप सेट ऑफ वाउल्स लिख कर बताओ और रोस्टर फॉर्म में लिख कर बताओ, तो आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको एक कैपिटल लेटर लिखना है, इक्वल करके कर्ली ब्रैकेट बनाना है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और सारे एलिमेंट्स को आपको कॉमा से सेपरेट करना है। तो यही हमारी जो होती है वो रोस्टर फॉर्म होती है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। तो हमारी डेफिनेशन हो गई, इन दिस फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट। तो सबसे पहले आपको वो सारे मेंबर्स देख लेने जो कि उस सेट को बना रहे हैं। जैसे सेट ऑफ वाउल्स में 5 हमारे मेंबर्स थे, AEIOU, तो वो आपने देख लिए। अब इन मेंबर्स को कैसे लिखना है? सेपरेटेड दीज बाय कॉमास। अब इनको सबसे पहले कॉमा से सेपरेट करना है एंड एंक्लोज दिस विद इन ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, और इन सबको हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। तो ये हमारे इसको ब्रेसेस भी कह सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20। ये आपका क्वेश्चन है, अब आपको इसका आंसर रोस्टर फॉर्म में देना है। तो रोस्टर फॉर्म में देना है तो सबसे पहले हम एक कैपिटल लेटर लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं इस सेट को S से डिनोट कर रही हूँ कि ये जो मेरा सेट है कि ऑल नेचुरल नंबर जो कि 20 को डिवाइड करे उसको मैं S से डिनोट कर रही हूँ, फिर इक्वल। नाउ कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो देखो कौन कौन से नंबर है वो 20 को डिवाइड करते हैं। तो
तो 1 के टेबल में भी 20 आता है तो 1 हो गया। फिर 2 के टेबल में 20 आता है तो 2 यहाँ पे हो गया। 3 के टेबल में 20 नहीं आता तो 3 नहीं लेंगे। फिर 4 के टेबल में 20 आता है तो 4 हमने यहाँ लिख दिया इस सेट के अंदर। नाउ 5 के टेबल में 20 आता है तो हमने 5 लिख दिया। फिर 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता। फिर सीधा आपका 10 के टेबल में आता है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ तक भी कोई नहीं आता। फिर सीधा 20 के टेबल में 20 आता है तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो ये फॉर्म हमारी हुई रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको एक कैपिटल लेटर लिखना है, इक्वल लिखना है, सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है और कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देना है। ओके, तो ये आपके रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। अब रोस्टर फॉर्म में आंसर को लिखते समय भी आपको और भी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे तो चलो ये आंसर में आपका एक एक ही आंसर था, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि जहाँ पे जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन निकल रहे हैं, तो आपको कहा कि इसके सोल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आपको उस नंबर को 2 बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है। ये स्पेलिंग से रिलेटेड भी आएगा, तो देखो मैं इसका एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आपको रोस्टर फॉर्म में याद रखना है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। अब देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। अब आपको यहाँ पे एक सेट बनाना है, जो सेट आपको किस तरह से बनाना है, जो स्कूल को बनाने वाले जो भी लेटर है उन लेटर का हमें सेट लिखना है। तो आपको सबसे पहले सेट का नेमिंग करना है। हमने नेमिंग कर दिया, ए है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो स्कूल को बनाने में सबसे पहली स्पेलिंग हमारी आ रही है एस, तो हमने एस लिख लिया। नाउ कॉमा, फिर आ रहा है हमारा सी, तो हमने सी लिख लिया। फिर हमारा आ रहा है एच, तो हमने एच लिख लिया। अब यहाँ पे ओ 2 टाइम आ रहा है, बट हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे, हम 1 टाइम ही लिखेंगे, क्योंकि हमें उन लेटर का सेट बनाना है जो स्कूल की स्पेलिंग बनाने में यूज होते हैं। तो यहाँ ओ 2 टाइम है, बट आपको 2 टाइम नहीं लिखना, 1 टाइम लिखना है। और ये फिर हमने यहाँ पे एल लिख के ये हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। तो ये हमारा इसका हो गया आंसर। तो इसी तरह से आपके यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे यही है कि आपको यहाँ पे लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए, जो या आंसर हो चाहे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, रोस्टर फॉर्म में आपके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट कभी भी यहाँ पे रिपीट नहीं होने चाहिए। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी, तो ये तो मैंने बुक का एग्जाम्पल था, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अभी मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट्स आपके यहाँ पे स्मॉल लेटर में होने चाहिए, कैपिटल में नहीं होने चाहिए, बट आपका क्वेश्चन ही कैपिटल में है तो हम आंसर भी कैपिटल में ही देंगे। अगर हमें सिर्फ यहाँ पे स्कूल नहीं लिखा होता, सिर्फ यही लिखा होता, कुछ और वर्ड यहाँ पे होता या कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे होता, तो आपको अपने से अगर यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो हमेशा स्मॉल में लिखना है, बट क्वेश्चन कैपिटल में तो हमने कैपिटल में ही लिखना है। नाउ सेकंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है आंसर का। जरूरी नहीं कि मैंने एस पहले ही आएगा, सी बाद में ही आएगा, या इनका ऑर्डर यहाँ पे फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते थे, मैंने सी पहले लिख दिया, फिर मैंने एच लिख दिया, फिर मैंने ओ लिख दिया, फिर मैंने ओ, फिर एस लिख दिया। तो इस तरह से भी हम आंसर लिख सकते हैं। तो ऑर्डर चेंज करने पर आंसर आपका कोई रॉन्ग नहीं होगा। तो 2 चीज याद रखनी रोस्टर फॉर्म में, एक तो आपके एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, दूसरा आपका यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वी कैन राइट सेट इन एनी ऑर्डर। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर ही दे दिया, नहीं तो मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। इसी तरह से आप 20 को पहले लिख लो, फिर 1 लिख लो, फिर 5, फिर 4, फिर आप 10 लिख लो, देन 2 लिख लो। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ऑर्डर आपका यहाँ पे चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल यहाँ दे दिया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म समझा दिया, नाउ सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन हो गई, इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल representing any member of the set followed by a statement or a property which must be satisfied by each member of the set। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको वहां पे आंसर देना है। एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, उस स्टेटमेंट में एक वेरिएबल होगा और वो जो वेरिएबल है उस सेट के ईच मेंबर की डेफिनेशन को डिफाइन करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे मैं वाउल्स ही ले लेती हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, यहाँ पे सेट ऑफ वाउल्स ही ले लेती हूँ। ओके, अब आपको इसको आंसर देना है सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे देना था वो तो मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह से ए इक्वल टू यहाँ पे AEIOU लिख देना है, कॉमा से इनको सेपरेट करना। अब इसी आंसर को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं यहाँ पे इस सेट को V से डिनोट कर लेती हूँ। तो V इक्वल टू यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लेना है X, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे इस तरह से 2 डॉट लगाने। आप इस तरह से यहाँ पे स्लैश भी लगा सकते हो, इसका मतलब यहाँ पे होता है सच दैट। ओके, तो X यहाँ पे इस तरह से है कि X is a vowel in the English
अल्फाबेट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर को लिखना है। तो इसका भी मतलब ये AEIOU ही होगा, लेकिन हमने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है कि ये इस सेट बिल्डर फॉर्म में आपको x लेना है। x इस तरह से है कि x इज अ वाउल, यानी कि x, ये x जो है वो AEIOU इन पांचों को डिफाइन कर रहा है। तो x यहाँ पे क्या है, इज अ वाउल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको ये वाला लिखा था नेचुरल नंबर, इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 20। तो अभी देखो इसका कैसे लिखेंगे, तो हम इस सेट को एस से डिनोट कर देते हैं। तो सेम x लिखेंगे, x हियर। तो इसको रीड कैसे करना है, द सेट ऑफ ऑल x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x is a natural number which divides 20। इस तरह से हमें आंसर लिखना है। ओके, अब यहां पे इसको कैसे रीड करोगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे ये जो आपका डबल डॉट है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं सच दैट। ओके, समझ में आ गया। तो आप इसकी जगह पे ये साइन हमने यूज किया, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, या फिर इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, कोई भी साइन यहाँ पे लग सकते हो। ये भी हमारे क्या है, सच दैट है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। अब देखो इसमें यहाँ पे कुछ सिंबल्स और हम जिसको हम यूज करते हैं, बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, अब उनका भी मीनिंग देख लेते हैं। तो नाउ सिंबल्स एंड देयर मीनिंग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जहां पे आपके कुछ सिंबल्स यूज आएंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट सिंबल आएगा इस तरह से, ई बनाना है इस तरह से। ये सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग टू, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। तो बिलोंग टू का मतलब क्या हो गया, जब आपने जैसे कोई सेट बनाया है, अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब वो एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है, अगर वो एलिमेंट उसमें नहीं है तो वो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सेट में अगर ये A है तो वो उसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसको A इज बिलोंग टू A, और उसको सिंबॉलिकली फॉर्म में इस तरह से लिखना है, A इज बिलोंग टू A। जैसे आपने सेट ऑफ वॉवल देखा था, तो सेट ऑफ वॉवल आपका यहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ वॉवल में आपका होता है A E I O U। तो इसमें आप क्या लिखोगे, A इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो आप लिखोगे A इज बिलोंग टू S। S हमारा सेट का नेम है ना। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो I इज बिलोंग टू दिस सेट S। ओके, तो ये पांचों इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो बिलोंग आपको इस तरह से देखना है। तो सेट के एलिमेंट्स को देख के चेक करना है, एलिमेंट उसमें है तो वो बिलोंग है। नाउ नेक्स्ट इज नॉट बिलोंग टू। तो ये नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू का सिंबल होगा इस तरह से, जो हमने ई लिखा है उसको क्रॉस कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम इसको कहेंगे ए इज नॉट बिलोंग टू ए, और हमको इस तरह से लिखेंगे। जैसे सेट ऑफ वाउल में सिर्फ ये 5 हमारे यहाँ पे है, अगर मैं इसमें बी की बात करती हूँ, बी इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे बी इज नॉट बिलोंग टू सेट एस। यही हमारा सेट एस है। और आप ले लो यहाँ पे डी, तो डी इज नॉट बिलोंग टू सेट एस। तो ये और 2 चीज हमें यहाँ पे देखनी थी, वो हमने देख ली। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ और हैं, यानी कि स्पेशल सिंबल्स हैं कुछ सेट्स के लिए जो पहले से बने हुए हैं, जो कि आपने 9th 10th क्लास में ही पढ़े हैं। जैसे नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से डिफाइन करते हैं। तो ये आपके यहाँ पे पहले से स्टैंडर्ड सिंबल्स इनके बनाए हुए हैं। तो वो स्टैंडर्ड सिंबल्स कौन कौन से नंबर के, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कुछ मैथमेटिकल सेट है जो कि वेल डिफाइंड है। तो इसमें पहला सेट है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, जो कि हमारा होता है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। फिर जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। अब जेड में इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम इस तरह से लिखते हैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को इस तरह से, तो ये आपका हो गया -2 -1 0, देन 1 2 3, और ये इधर भी इंफिनिटी। तो इसमें से जो पॉजिटिव वाले होंगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम z प्लस से डिनोट करते हैं। तो q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, अगर आपको इन सबकी डेफिनेशन देखनी है तो मैंने 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 1.1 और 10th क्लास में भी जो 1.1 है, दोनों के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सारे नंबर्स अच्छे से पढ़ाए हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, विद डेसिमल वाले नंबर क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल वाले क्या होते हैं, रैशनल, इररेशनल, प्राइम नंबर, सारे कुछ मैंने वहां पे एक्सप्लेन
एक्सप्लेन किया है। तो ये तो कुछ मैथमेटिकल सेट आपके बनाए हुए हैं, उनका नेमिंग दिया हुआ है, तो वो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँ। बट अगर आपको इन नंबर्स को अच्छे से समझना है तो आप उन इंट्रोडक्शन वीडियो को आप देख लेना। तो Q प्लस आपका यहाँ पे होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में आपके क्या होते हैं, फ्रैक्शन में भी आते हैं, डेसिमल्स वाले भी आते हैं, टर्मिनेटिंग भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी आते हैं। तो उसमें हमें पॉजिटिव का सेट को हमने Q प्लस से डिनोट किया है। फिर रियल नंबर में तो सारे ही नंबर आते हैं, रियल नंबर हमारे, तो उसमें से जो पॉजिटिव रियल नंबर से उसके सेट को R प्लस से डिनोट किया है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन था। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन से को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आए तो क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये सबसे सिंपल और ईजी एक्सरसाइज है। अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, आप एक्सरसाइज भी खुद ही सॉल्व कर लोगे। ओके तो अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। अब आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 11 से एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो अब यहाँ पे देखो, इससे पहले आपको एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना है, क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज है। तो वो अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से आती है तो क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको सिर्फ यहाँ पे ये नहीं बता देना कि ये सेट है या ये नहीं है, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन बताई थी, 5 एग्जांपल देके भी आपको समझाया था कि कौन सेट होगा कौन नहीं होगा। तो वो कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन हो, वेल डिफाइन का मतलब उसका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तब वो सेट है। अगर आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तब वो सेट नहीं है। तो आप यहाँ पे इन जो आपके 9 पार्ट है इसके क्वेश्चन के, 9 पार्ट में आपको यही देखना है कि जहां पे भी आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है वो सेट नहीं है, और जहां पे आंसर सभी के लिए कॉमन है, सभी लोग एक ही आंसर देंगे, तो वो आपका यहाँ पे सेट है। तो आपको आंसर भी लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपको आंसर जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। तो आपको पूरे हमारे 12 मंथ होते हैं ईयर के अंदर, 12 मंथ में से जो भी मंथ है J से स्टार्ट होते हैं, तो वो सबके लिए सेम ही होंगे। जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, तो ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये सबके लिए सेम ही रहेंगे। तो ये सेट हमारा यहाँ पे क्या है, वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ओके अब आंसर जस्टिफाई कैसे करना है, तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे। तो आंसर लिखना है, वी कैन काउंट द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद J, दैट इज जनवरी, जून, जुलाई। हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो दिस कैन नॉट बी चेंज बाय पर्सन टू पर्सन, और ये कभी भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए ये सेट हमारा वेल डिफाइन है। हमें सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि ये सेट वेल डिफाइन है या नहीं है। अगर ये वेल डिफाइन है सो दिस इज अ सेट। नाउ सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो अब ये तो आपका पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कोई और टैलेंटेड राइटर हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कोई और सकते हैं, तीसरे पर्सन के लिए कोई और हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नहीं यही 10 जो टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया के, दूसरे तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कलेक्शन हमारा यहाँ पे वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। यहाँ पर्सन की चॉइस आ रही है, किसी और की चॉइस कुछ और हो सकती है, मेरी चॉइस कुछ और हो सकती है। तो क्योंकि इसका आंसर आपका वेरी करेगा, एक ही आंसर नहीं रहेगा, तो इसीलिए ये आंसर आपका सेट नहीं है। अब आंसर कैसे लिखना है, ओके तो आंसर इस तरह से लिखना है, एज अ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं, तो दिस इज नॉट अ सेट। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी सेम हो गया, राइटर जैसे ही हो गया। जैसे हम राइटर का आंसर आपका यहाँ पे टैलेंटेड राइटर आपके पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं, वैसे ही बेस्ट क्रिकेट जो बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड के अंदर, वो भी पर्सन की चॉइस के ऊपर डिपेंड है, किसके अकॉर्डिंग कौन बेस्ट है, किसके अकॉर्डिंग कौन बेस्ट है। तो यहाँ पर भी आपका सेट नहीं है, क्योंकि ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन को वेल डिफाइंड होने के लिए सारे पर्सन के लिए जो आंसर सेम हो वही कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है। अगर आंसर चेंज हो रहा है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है।
ओके, तो अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये भी हमारा सेट नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट यहाँ देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर आपकी क्लास में 15 बॉयज है और आपके किसी भी स्टूडेंट को उसमें से खड़ा करके कहते हैं कि आप इस क्लास में ऑल बॉयज का कलेक्शन बनाओ, तो सबके लिए सेम ही रहेगा, वो उन्हीं 15 स्टूडेंट के नाम लेगा जो बॉय है, दूसरे जो गर्ल्स है उनके नाम तो वो लेगा नहीं। तो हमेशा वहां पे अगर आप उस क्लास में आए और आपने कहा है कि बॉयज का कलेक्शन बनाओ, तो सभी के लिए वो कलेक्शन सेम रहेगा। अगर 15 स्टूडेंट है तो सभी उन्हीं 15 स्टूडेंट का कलेक्शन यहाँ पे बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे सेट है, क्योंकि इजीली कोई भी उसमें से उनको इजीली काउंट करके और उनका एक सेट बना सकता है। तो एज अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अवर क्लास इज अ वेल डिफाइंड है हमारा, क्योंकि रीजन भी हमने लिखा है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्यों? बिकॉज एनीबडी कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग टू दिस कलेक्शन। तो कोई भी पर्सन होगा वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा बॉयज कलेक्शन में जाने वाला है, और ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज भी नहीं होगा, इसीलिए हमारा सेट है। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो ये भी आपका सेट होगा। अब आपको कलेक्शन लिखना है नेचुरल नंबर का जो कि लेस देन यहाँ पे क्या हो 100 हो, तो कोई भी बता देगा 1 2, नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, 4 5 6 अप टू, तो आपको कहाँ तक जाना है नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये 99 तक चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आप किसी से भी पर्सन से पूछ लो तो हमेशा वो इसी कलेक्शन का नाम लेगा, यही कलेक्शन आपको लिख कर बताएगा, तो ये भी आपका क्या है, एक सेट है। तो सेम यहाँ पे भी हमने लिखा नेचुरल नंबर हमारे में क्या होते हैं 1 2 3 4 2 इन्फिनिटी तक होते हैं। नाउ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये हमारा यहाँ पे सेट कलेक्शन बन रहा है इन नंबर्स का। तो एज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज नोन, ये सबके लिए वही नेचुरल नंबर रहेंगे, और एनी वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ नंबर, और कोई भी इस ग्रुप में कोई भी नंबर जो आ रहा है वो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो और पर्सन टू पर्सन ये चेंज भी नहीं होगा, तो इसीलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये हमारा सेट है। नाउ सिक्स पार्ट देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब आपको यहाँ पे ये नहीं कहा है कि इनकी लिखी हुई जो नॉवेल्स है उसमें से फेवरेट आपको कौन सी अच्छी लगती है, आपको सिर्फ यहाँ पे उन बुक्स का कलेक्शन बनाना है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, तो जिनके मुंशी प्रेमचंद राइटर है, तो कोई भी लिख देगा मुंशी प्रेमचंद ने अभी तक अपनी लाइफ में मुंशी प्रेमचंद ने लाइफ में जितनी भी नॉवेल्स लिखी उनका कलेक्शन कोई भी बना के बता देगा कि इन्होंने इतनी नॉवेल्स लिखी है, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, एक सेट है। ओके, यहाँ पे कोई भी हमारी चॉइस की बात नहीं है, आपको सिर्फ उन नॉवेल्स को कलेक्ट करके बताना है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ओके, तो अब आंसर इस तरह से लिखना है, एज द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज नॉन एंड कैन बी काउंटेड, हम उनको काउंट कर सकते हैं, उनका सेट बना सकते हैं। सो इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। नाउ नेक्स्ट 7 देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है। ऑल इवन इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं वही तो हमारे इवन इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमारे किस तरह से होते हैं, हम जेड से डिनोट करते हैं, तो ये इन्फिनिटी लेफ्ट में भी जाते हैं, इन्फिनिटी राइट में भी जाते हैं, -2 -1 0 देन 1 देन 2 और यहाँ से भी इन्फिनिटी तक। तो अब इसमें से आपको सिर्फ कौन से इवन इंटीजर्स लेने हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन आप यहाँ से लिख लोगे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो हम ये इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बना लेंगे, और ये कभी भी पर्सन टू पर्सन चेंज यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 3 सेट मिले थे, अब ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, सेट है। तो जैसे हमने पहले आंसर लिखे एज इट इज उसको भी लिख दिया कि कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, और ये सब हम जानते हैं, तो इसीलिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एक सेट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो जैसे मैंने ये वाला जो पेज है या जो एक्सरसाइज 1.1 ले लिया, उसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन है, उन 6 क्वेश्चन का आपको कलेक्शन बनाना है, एक जगह आपको रखना है, तो वो भी आपका, क्योंकि सारे बच्चों को बोल दिया कि ये पेपर है, इसमें इतने क्वेश्चन लिखे हैं, आप इनका कलेक्शन बनाओ, तो हमेशा वो इसी तरह से लिखेंगे। अब ऑर्डर चेंज हो सकता है उनका, आप ऊपर नीचे उनको लिख सकते हैं, लेकिन कलेक्शन क्वेश्चन तो वो के वही रहेंगे, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तो ये भी हमारा एक सेट होगा। ओके
Okay, the collection of questions in this chapter is a well-defined collection because anyone can easily identify a question that belong to this chapter. Hence, a collection is a set. हो गया. तो इस तरह से आपको जब भी आंसर जस्टिफाई करना है तो आपको 2-3 लाइन इस तरह से लिख के बतानी है. नाउ लास्ट देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. अब मेरे अकॉर्डिंग डेंजरस एनिमल कोई और हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग डेंजरस एनिमल कोई और सकता है. तो यहाँ पे क्या क्वालिटी आ गई, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया कि वो एनिमल कौन कौन सा एनिमल डेंजरस है, तो ये सबके लिए सेम नहीं हो सकते. ये पर्सन टू पर्सन यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी करेंगे. तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, सेट नहीं है. अब आंसर कैसे लिखोगे, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. ये एक वेल डिफाइंड कनेक्शन नहीं है. अब रीजन भी बताना है क्यों नहीं है. बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरनेस ऑफ एन एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी पर्सन को कोई एनिमल डेंजरस लगता है, किसी को कोई डेंजरस लगता है. तो क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, यहाँ सबकी चॉइसेस चेंज हो रही है, तो इसीलिए ये कलेक्शन आपका यहाँ पे वेल डिफाइन नहीं है. वेल डिफाइन नहीं तो सेट भी नहीं है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है 2. लेट ए इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये आपका एक सेट आपको दिया हुआ है. इस सेट के अंदर 1 to लेके 6 तक नंबर है. इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस. तो ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू आपका क्या है, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो वो बिलोंग कर रहा है, अगर कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब वो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है. जैसे AEIOU की बात करें तो वो एस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम BD या रिमेनिंग 21 अगर हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट की बात करें तो वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं. तो अब आप यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 क्या कर रहा है, 5 इस सेट का नेम क्या है, A है. तो आप देखो 5 इसमें कहीं पर है तो यहाँ पे ये रहा, तो इसका मतलब ये इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है. तो आपको इस तरह से सिंबल लिख देना है. फिर नेक्स्ट आप सेकंड पार्ट यहाँ पे देखोगे तो सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पे है 8. तो 8 आप यहाँ पे तो कोई सेट में है, यहाँ तो 1 to 6 तक ही है, तो ये 8 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है. फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड तो 0 आपको इस सेट में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो 0 भी इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है. नाउ नेक्स्ट 4, तो 4 हमारा इस सेट में है, तो पार्ट भी 4 और नंबर भी 4, तो 4 इस सेट में आपका बिलोंग कर रहा है. नाउ फिफ्थ में अगर आप यहाँ पे देखोगे 2, तो 2 भी इस सेट में है, तो 2 इज बिलोंग टू A हो गया. नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे 6th पार्ट हो गया. 6th पार्ट में आपका यहाँ पे 10, तो 10 इस सेट में नहीं है क्योंकि 1 2 लेकर के हमारे पास तो 6 ही नंबर है, तो 10 तो इसमें है नहीं, तो 10 इज नॉट बिलोंग टू सेट A. ओके, तो कैसे रीड करना है, कैसे आपको आंसर देखना है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन आपका ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि आप यहाँ पे बताओ कि ये नंबर इसमें सेट में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म या जिसको हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. तो ये दोनों फॉर्म क्या होती है ये भी मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी. तो ये देखो यहाँ पे ये अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हमने वाउल्स का देखा है, नंबर का देखा, रोस्टर फॉर्म हमारी इस तरह से लिखना होता है और सेट बिल्डर फॉर्म हमारा इस तरह से होता है. तो अभी आपको ये वाली फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और आपको रोस्टर फॉर्म यहाँ से लिखनी है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर देखो तो A इक्वल टू A सेट का नेम है. ये जो सेट बना हुआ है इसका नेम क्या है, A है, और इस सेट के अंदर X है, X सच दैट, इसको रीड कैसे करना है, X इज सच दैट कि X एक इंटीजर है एंड इंटीजर कहां से कहां तक लेना है, यानी X -3 के इक्वल है, -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है. तो आप यहाँ पे देखो पहले इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम इसमें सेट बनाएंगे. आपको सबसे पहले एलिमेंट्स देखने हैं. तो द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर, कौन कौन हो जाएगा, x कौन है, -3 के इक्वल है, तो -3 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है, तो इक्वल में आपको लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे हो जाएगा -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा. इंटीजर में आपका 0 भी होता है, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा. 7 तो हमारा होगा नहीं क्योंकि हमें इस कंडीशन को जो फुलफिल करे वो नंबर लिख ले. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x जो है -3 के इक्वल है और -3 से बड़ा है. तो -3 से ये सारे नंबर बड़े होते हैं. नेगेटिव में जैसे जैसे इस तरह से नंबर आपके आगे आगे जाते हो नंबर छोटे होते हैं, पीछे की तरफ नंबर बड़े होते हैं. -3 से बड़ा -2
-2 से बड़ा -1, और 7 से नंबर क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो ये हमारा 6 तक हमने नंबर लिया। तो ये तो हमारे एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे। अब इनको हम यहाँ पे सेट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो देयरफॉर द गिवन सेट कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म एज, अब इस सेट का नेम क्या है, ए है, तो आपको ए ही लिखना है। ए इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब ये सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं और इनको सेपरेट किससे करना है, कॉमा से। तो इस तरह से आपको, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में आंसर को किस तरह से लिखना है। तो ये सारे नंबर, अब कर्ली ब्रैकेट को आपको क्या कर देना है, बंद। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे रोस्टर फॉर्म। तो ए इज द सेट, और इनका नेम ए हो गया, इक्वल कर्ली ब्रैकेट ओपन, सारे एलिमेंट्स लिख दिए, कॉमा से सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। नाउ सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पे है बी। तो बी आपका यहाँ पे है एक सेट इस तरह से, एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपको नेचुरल नंबर का एक सेट लिखना है, बट नंबर कहां तक लिखने हैं, जो कि 6 से छोटे हो। तो हमें पता है नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। तो इनमें से आपको, क्योंकि यहाँ तो इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं, बट हमें कहां तक लिखने, लेस देन 6 होते हैं। तो इस सेट के एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, ओनली 1 2 3 4 एंड 5। सिर्फ ये 5 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि स्टार्ट तो 1 से होता है और एंड करने की कंडीशन इसने हमें दी है कि वो लेस देन 6 होने चाहिए। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आपको लिखना है इसी तरह से, देयर फॉर द गिवन सेट कैन बी रिटर्न इन द रोस्टर फॉर्म एज, सेट का नेम क्या है, बी, तो हमें लिखना है बी इक्वल कर्ली ब्रैकेट ओपन, सारे एलिमेंट्स लिख लो, 1 सेपरेट करो कॉमा से, 2 3 4 5, और ये हमारा सेट हो गया क्लोज। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नाउ थर्ड, सी आपका यहाँ पे क्या है, x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो फिर से आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है, तो ये नेचुरल नंबर आगे आगे चल के इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको वो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो इसके एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, फिर हम इनका यहाँ पे क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर। तो अब आप मुझे बताओ किन दो नंबर्स का सम हम इस तरह से लिखेंगे। देखो 1 लिखा तो 1 प्लस क्या करेंगे कि 8 आएगा, तो 1 + 7 आ गया, 1 + 7 8 हो गया। अब हमने 2 लिखा, 2 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि 8 आएगा, तो 22 6 कर दिया, 6 + 2 8 हो गया। फिर 3 लिखा तो 3 में 5 ऐड करने पर आपका यहाँ पे 8 आएगा। फिर 4 लिखा, 4 में 4 ऐड करने पर आएगा, फिर 5 में अगेन 3 करने पर, 6 में 2 ऐड करने पर, 7 में 1 ऐड करने पर, एंड 8 में 0 ऐड करने पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नंबर लिख लिए कि मैंने 1 लिखा, 1 के साथ कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 7, 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1 और 8 के साथ 0। तो ये सारे हमारे 2 डिजिट नंबर हो गए जिनका सम करने पर हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। 1 + 7 8 होगा, 2 + 6 8 होगा, 3 + 5 8 होगा, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 और 8 + 0 भी 8 हो गया। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब इसको सेट को भी आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो इस सेट का नेमिंग क्या है, सी है, तो हमने लिखा सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, सबसे फर्स्ट नंबर 17 26 35 44 53 देन 62 71 एंड 80, लास्ट हमारा हो गया। तो अब आपको यहाँ पे जब रोस्टर फॉर्म बताया था तो 2 कंडीशन बताई थी। 2 कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखने की ये बताई थी कि एक तो एलिमेंट आपके किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ये ऑर्डर जरूरी नहीं कि ये मैंने लिखा तो यही आपका आंसर है, आप कहीं पे भी किसी को भी लिख सकते हो। और नंबर यहाँ पे एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, तो हमारे एलिमेंट्स भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे लिखते हैं 4, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि x वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 को डिवाइड भी करना चाहिए। तो ऐसे नंबर आपको लिखने हैं जो प्राइम नंबर भी हो और 60 को डिवाइड भी करे। तो प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 से या खुद से ही डिवाइड होते हैं, जो सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड होते हैं, 1 से या खुद की टेबल में आते हैं। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये 1 की टेबल में आएगा या फिर 2 की टेबल में आएगा, ये भी 1 की टेबल में आएगा या फिर 3 में, ये 1 की टेबल में आएगा या 5 में। तो ये 7, इस तरह के नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो जब भी प्राइम नंबर लिखना है पहले 60 के यहाँ पे क्या करो, फैक्टर बना लो। तो 2 की टेबल में 60 आया 30 टाइम, फिर 2 की टेबल में 30 आया 15 टाइम,
फिर 3 की टेबल में 15 आया 5 टाइम, 5 की टेबल में 5 आया 1 टाइम, यानी 60 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये तीनों ही नंबर 2 भी 3 भी 5 भी हमारे यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि रोस्टर फॉर्म में नंबर्स रिपीट, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, तो सिर्फ 3 ही नंबर आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो सेट के अंदर सिर्फ आपके कौन कौन से नंबर आएगा, 2, 3 एंड 5 ओनली। ओके, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। इस सेट का नेम क्या है, डी है, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 2, 3, 5। 2 टाइम आ रहा है बट आपको 1 टाइम ही लिखना है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको एग्जांपल में स्कूल बताया था, स्कूल कैसे लिखना है, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 12 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और 12 में से आपका यहाँ पे देखो टी रिपीट हो रहा है, आपका आर रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको नहीं लिखने, एक एक बार ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो देर आर 12 लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, आउट ऑफ विच लेटर टी, आर एंड ओ आर रिपीटेड। तो इसके अब आपका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ई के नेम से, सेट का नेम ई था तो ई से ही लिखेंगे, तो ई इक्वल टू टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा एम कॉमा ई कॉमा वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रिपीट हो रहे हैं वो हमने यहाँ पे नहीं लिखे, जो नहीं रिपीट हो रहे उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो यहाँ पे भी जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखना है, जो नहीं रिपीट हो रहा है उसको करके हमें यहाँ पे सेट बना देंगे। तो सेम देर आर 6 लेटर्स इन द वर्ड बेटर, आउट ऑफ विच लेटर ई देखो आपका यहाँ रिपीट हो रहा है, 2 टाइम आ रहा है और टी भी 2 टाइम आ रहा है, तो इसीलिए हम इसका सेट बनाएंगे। तो ई को भी 1 टाइम लिखेंगे, टी को भी 1 टाइम, तो बी लिख लिया, देन ई लिख लिया, देन टी लिख लिया, देन आर। तो यही 4 लेटर आपके इसके अंदर यहाँ पे आके इसका सेट बनाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सबसे जो लास्ट वाला था। नाउ तो इसको आप नोट डाउन कर लो और आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्यूशन में, क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है ये। थैंक यू। तो इसी तरह से अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रोस्टर फॉर्म में किन किन बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है और कैसे इन क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये वीडियो में एक बार बना चुकी हूँ बट उसमें वॉइस नहीं थी, तो मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है, कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे आपके एलिमेंट्स दिए और एलिमेंट्स कॉमा से, यहाँ पे इनको बीच में कॉमा से डिवाइड किया हुआ है। तो अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म आपकी क्या होती है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था। इस तरह से जब क्वेश्चन आपको दिया उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको लिखना है, यानी कि इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट और अ प्रॉपर्टी विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द ईच मेंबर ऑफ द सेट। तो जैसे हमने सेट ऑफ वाउल्स लिखा था, यहाँ पे जो वाउल्स में होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो उसको हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, एक्स लिखना है, और इसका मतलब होता है सच दैट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक्स इज अ वाउल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी लिखना है। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट है आपका 3, 6, 9 और 12। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आपको ये देखना है कि इस नंबर्स का यहाँ पे पैटर्न क्या है, ये नंबर्स आपके किस तरह के आ रहे हैं। ये नेचुरल नंबर है, ये आपके इंटीजर्स हैं, ये आपके होल नंबर हैं, इवन नेचुरल नंबर है, या फिर किसी नंबर्स के मल्टीपल है, किसी नंबर का टेबल है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ये 3 का टेबल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे देखो 3 को लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 1, 6 को यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और यहाँ पे 9 है, 9 को आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 इंटू 3, और 12 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये 3 का टेबल है, ये 3 यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, और बाद वाले नंबर आपके चेंज हो रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अब मैं यहाँ पे यानी कि इसके सेट को किस तरह से लिख सकती हूँ, x इक्वल टू एक्स, हमारे ये सारे 3, 6, 9, 12 ये हमारे क्या है, x है। तो उसको एक वेरिएबल के फॉर्म में इंडिकेट करना है, और ये x की जगह वैल्यू पुट करते जाओ तो ये सारे आंसर आ जाने चाहिए। तो 3 तो हमारा एज इट इज हो गया, इनटू अब 1 की जगह 1 2 3 4, तो मुझे पता है 1 2 3 4 हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है,
1,2,3,4 अप टू सो ऑन। तो मैं यहाँ पे 3n लिख लेती हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि n कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे सेट है, हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ पे रियल नंबर है। तो n हमारा यहाँ से आ रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से बिलोंग कर दें, और n की यहाँ पे कंडीशन है इस सेट के अंदर सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 4 ही एलिमेंट है। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा इन सिर्फ 4 एलिमेंट को लाने के लिए आपने n की कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू पुट की है। तो मैंने n की वैल्यू पुट की है ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी जो हमारा ये n है ये 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है। तो 1 के इक्वल आ रहा है, 1 से बड़ा है तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, लेकिन n जो लेस देन है और इक्वल है 4 के, यानी कि n मेरा यहाँ पे 1 के इक्वल हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। n आपका यहाँ पे 4 से छोटा हो सकता है, 4 से इक्वल हो सकता है, लेकिन 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे एक तरीके से आप और लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 5। तो ये दोनों तरीके से, ये 5 से लेस देन होगा तब भी 4 तक आएगा, 4 के लेस देन और 4 के इक्वल होगा तब भी यहाँ पे 4 तक आएगा। तो ये मैंने इन एलिमेंट्स को देख के मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी। अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3, 6, 9, 12 इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3n, और जहाँ पे n कहाँ से आ रहा है, n आ रहा है आपका नेचुरल नंबर से, एंड n की एक कंडीशन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। तो ये हमने इसको लिख लिया सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो ये देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, सेम हमारा यही आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं, ये किस फॉर्म में आ रहा है। ये 2 है, देन 4 है, देन 8 है, देन 16 है और लास्ट एलिमेंट है इसका 32। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब फिर से आप यहाँ पे देखो, ये कोई टेबल बन रही है, क्योंकि ये कोई सिंपल सेट तो मुझे दिख नहीं रहा। 2, 4, 8 इस तरह से का तो हमारा कोई सेट नहीं होता, ना ही ये 2 का टेबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा यहाँ 6 आना चाहिए था। तो ये भी हमारा कोई सेट नहीं बन रहा। बट एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये सारे नंबर जो हैं अगर आप इनके फैक्टर बनाओ तो वो सिर्फ 2 में आते हैं। कैसे, तो आप यहाँ देखो 2 है, उसको हम 2 की पावर 1, यानी 2 तो सिर्फ 2 ही हो गया ना। 4 को अगर मैं देखती हूँ तो 4 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2, यानी कि ये हो गया 2 पावर 2 हो गया। अगर मैं 8 को देखती हूँ तो 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 2 पावर 3। इस तरह से हम फैक्टर बनाते हैं ना 8 के। 2 के टेबल में 8 आया 4 टाइम, फिर 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम, 2 टाइम और ये 1। नाउ नेक्स्ट 16 हो गया, तो 16 के इसी तरह से फैक्टर बनाओगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये आपका यहाँ पे हो गया 2 पावर 4। नाउ लास्ट 32, तो 32 के आप इस तरह से फैक्टर बनाओगे तो ये आएगा 2 पावर 5 आ गया। अब आप यहाँ पे देखो कि कौन यहाँ पे चेंज हो रहा है, कौन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ तो बेस सबका सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2। जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख लेना है। जैसे यहाँ 3 चेंज नहीं हो रहा था तो 3 को एज इट इज लिख लिया, जो चेंज हो रहा था उसको वो देखना है कि वो कौन सी डेफिनेशन से आ रहा है। तो यहाँ पे जो चेंज नहीं हो रहा है वो 2 है, जो चेंज हो रहा है वो है 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो 1 से स्टार्ट होने वाला तो हमें पता है नेचुरल नंबर ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो हमारा x होगा वो क्या होगा, तो अब इसको लिखने का तरीका देखो, x इक्वल टू, क्योंकि 2 कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, 2 एज इट इज रह गया। लेकिन ये पावर चेंज हो रही है, वो भी नेचुरल नंबर की फॉर्म में चेंज हो रही है। पहले 1 आ रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ये हो गया 2 पावर n हो गया। और जहां पे n कहां से आ रहा है, n आ रहा है आपका नेचुरल नंबर से। अगेन n की क्या कंडीशन है, n यहाँ पे इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, n आपका 1 के इक्वल है या फिर बड़ा है, या फिर लेस, ओनली लेस देन लिख रहे हो तो 6 लिखना है, और इक्वल लगा रहे हो तो 5 लिखना है। तो ये हमने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया। तो अब इसको आप लिखो किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये हो गया 2, 4, 8, 16, 32 इक्वल आपका यहाँ पे हो जाएगा x लेंगे, जहाँ पे x कहाँ से आ रहा है, 2 पावर n से, और n आपका यहाँ से कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड n की हमारे पास कंडीशन है n आपका ग्रेटर देन इक्वल 1 है बट लेस देन इक्वल 5 है। ओके, फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे आप थर्ड पार्ट देखो, तो थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे सेम यही फॉर्म है, 5, 25, 125, 625। तो अब आपको इसमें भी आइडिया लगाना है ये नंबर आपके किस तरह से बन रहे हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हुए वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये भी 5 के फैक्टर ही है, क्योंकि 5 का टेबल तो है नहीं, तो ये भी 5 के फैक्टर है। 5 के फैक्टर कैसे, तो 5 इक्वल होता है हमारा 5 इंटू 1, फिर 25 आपका यहाँ पे होता है 5 इंटू 5,
और 125 आपका यहाँ पे होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है। और 625 आपका यहाँ पे क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 4 टाइम होता है। तो इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ है 5 पावर 1, मैं यहाँ देखूँ तो ये है 5 पावर 2, यहाँ देखूँ तो 5 पावर 3, और यहाँ देखूँ तो 5 पावर 4। तो बिल्कुल सेम हो गया, 2 की जगह 5 आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, n सेम, लेकिन n यहाँ पे 5 तक आ रहा था, n यहाँ पे 4 तक आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। तो नाउ उसका आंसर लिखते हैं। तो ये सेट आपका यहाँ पे हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू 5 पावर हो जाएगा n, जहाँ पे n कहाँ से आ रहा है नेचुरल नंबर से, एंड यहाँ पे n की क्या कंडीशन है, एंड n यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे फोर्थ पार्ट है आपका यहाँ पे 2 4 6। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये तो आपको दिख रहा है टेबल, 2 का टेबल आपको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरह से सो ऑन इन्फिनिटी तक आपका यहाँ पे चलेगा। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सेट हमारा आ रहा है नेचुरल, क्योंकि सिर्फ अगर ये लिमिटेड एलिमेंट होते तो हम इस फॉर्म में लिख लेते, ये लिमिटेड एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये एक आपका सेट इस तरह से बन रहा है। आप यहाँ पे देखो ये नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। और हमें पता है नेचुरल नंबर 2 तरह के एलिमेंट से बनता है, एक इवन नंबर के से, एक ऑड नंबर से। तो इसमें इवन नेचुरल नंबर आपके क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर होते हैं हमारे जो 2 से डिवाइड हो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, देन 10 हो गया, अल्टरनेट चलेगा। और फिर ऑड नेचुरल नंबर, तो इन दोनों को मिला करके नेचुरल नंबर बनता है। ऑड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9 अप टू सो ऑन। तो इन दोनों, ये जो नेचुरल नंबर है ये इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर से मिलके बनी है। तो ये हमारा यहाँ पे 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी तक ये हमारे क्या है इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो इवन नेचुरल नंबर को अब आप यहाँ पे किस तरह से लिखोगे, तो हम अगेन यहाँ पे सेट को लिखेंगे x such that x is an even natural number। इस फॉर्म में हमें इस आंसर को लिखना है। ओके, अगर सिर्फ ये 3 टर्म दी होती तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रही है इसलिए आपको इस तरह से लिखना है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ आपका यहाँ पे है 1 4 9, फिर लास्ट टर्म आपको यहाँ पे गिवन है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी गिवन है तो फिर से आंसर आपका इसी फॉर्म में आएगा। तो अब देखो ये तो ना तो हमारा इवन है क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है, 4 तो हमारा इवन है, और 1 9 अगर हम देखें तो ये ऑड नंबर है, तो इस तरह से तो नहीं बन रहा। और देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 इंटू 1, फिर फैक्टर बना के देखो 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2, फिर 9 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अप टू ये कहाँ तक जा रहा है 100, तो 100 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि ये है हमारा 1 का स्क्वायर, ये है आपका 2 का स्क्वायर, ये है आपका 3 का स्क्वायर, और ये है आपका 10 का स्क्वायर। अब देखो कौन नहीं चेंज हो रहा है, जो नहीं चेंज हो रहा है वो आपका यहाँ पे, जो नहीं चेंज हो रहा है वो एज इट इज आएगा, जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। जैसे आपका यहाँ पे देखो ये बेस आपका चेंज नहीं हो रहा था, 5 आपका सभी जगह सेम था तो हमने 5 को एज इट इज ले लिया। पावर चेंज हो रही थी तो पावर को हमने वेरिएबल की फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, 2 पावर चेंज नहीं हो रही है, पावर को एज इट इज लिखेंगे, और जो इसके बेस है 1 2 3 4 ये चेंज हो रहे हैं तो हम इनको वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो इस तरह, इसको किस तरह से लिखना है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 2 लेकर 10 तक है, बट हमें पता है 1 2 3 4 5 हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, n लिख लिया, नेचुरल नंबर है तो हमने n लिख लिया। अब पावर चेंज नहीं हो रही तो पावर को एज इट इज लिख लिया। अब n की यहाँ पे कंडीशन है, n कहाँ से आ रहा है सबसे पहले तो n हमारा आ रहा है नेचुरल नंबर से, और n की क्या कंडीशन है, n 1 से लेके ओनली 10 तक ही है, तो n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल है आपका 10 हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ अब इसका आंसर लिखो, तो ये आपका हो गया x इज सच दैट x इक्वल टू हो गया आपका n स्क्वायर, और n यहाँ से आ रहा है नेचुरल नंबर से, एंड यहाँ पे n की एक कंडीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल है 1 बट लेस देन इक्वल है 10। तो ये हमने इसको लिख दिया है यहाँ पे भी सेट बिल्डर फॉर्म में।
ओके तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया ना उसका बिल्कुल उल्टा करेंगे। यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। अभी इस क्वेश्चन में जो अभी हमने सॉल्व किया था उसमें आपको क्या दिया हुआ था, इस तरह से एलिमेंट्स दिए हुए थे। एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखो ये आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन एलिमेंट से आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखा था। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और आपको इस सेट से पता करना है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे। तो बिल्कुल इसका अपोजिट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है, फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले। तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x यहाँ पे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो ये तो देखो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था कि ऑड नेचुरल नंबर हमारे किस तरीके से आते हैं। तो ये देखो ये रहा, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। ये इसमें से इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 और ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1 3 5 7 9। तो ये रहे हमारे एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट्स आपके कहाँ तक आ रहे हैं, तो वो आपको कोई कंडीशन नहीं यहाँ पे दी हुई है, इसका मतलब इन्फिनिटी तक आपके यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे। ओके तो ये हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो ए इक्वल दिया है, तो हमारा सेट ए इक्वल हो जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए हम 3 डॉट्स लगाते हैं, ओके इससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। तो ये हमारा सेट हो गया। फिर नेक्स्ट आपको सेकंड दिया हुआ है बी से, तो आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे देखो, सेकंड पार्ट के क्या एलिमेंट होंगे। तो बी इक्वल टू आपका है एक्स, और एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स आपका एक इंटीजर है, तो इंटीजर तो हमारे पास ये वाला इंटीजर का सेट होता है जेड। यहाँ पे 0 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर जाते हैं जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, फिर 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर जाते हैं जो इन्फिनिटी तक जाते हैं। बट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को फुलफिल करने वाले एलिमेंट ही आपको यहाँ पे देखने हैं। तो अब इस कंडीशन को हम कैसे देखें, क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो जब भी आपको इस तरह से फ्रैक्शन आए, क्योंकि हमने इससे पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने नंबर्स की फॉर्म में लिखे कि हमारा जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल 1 है, लेस देन इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से तो हमें आइडिया लग जाता है कि कैलकुलेट करके या देख करके। तो आप यहाँ पे क्या करो, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर लो, या तो वो डेसिमल में आएगा या फिर वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। तो -1/2 यानी 1 में 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 0.5 हो गया, 9 में 2 से डिवाइड किया वो 4.5 हो गया। तो -0.5 से जस्ट बड़ा और 4.5 से छोटा। तो ये एलिमेंट लेने जो इनसे इससे बड़े हो इससे छोटे हो। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे इंटीजर्स का सेट हमने लिख दिया। तो -0.5 आपका कहाँ आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। तो -0.5 से जस्ट बड़ा नंबर आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 4.5 से जस्ट छोटा नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच में ही तो 4.5 आता है। तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये 5 एलिमेंट जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। 0 0 माइनस 0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है। फिर 1 1 भी इससे बड़ा इससे छोटा, 2 इससे बड़ा इससे छोटा, 3 इससे बड़ा इससे छोटा, 4 4 भी इससे बड़ा इससे छोटा। लेकिन अगर मैंने 5 ले लिया तो वो इससे तो बड़ा है बट इससे छोटा नहीं है। तो बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4, ये एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। C, x is an integer and x square is less than equal to 5। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, here x is an integer। तो इंटीजर आपको यहाँ पे कैसे देखना है, ये हमारे इंटीजर्स हैं। अब इन सारे इंटीजर्स में से कौन कौन इस कंडीशन को फॉलो करता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके तो हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, इस कंडीशन को चेक करो। तो ये बहुत सिंपल है, आप x की जगह यहाँ से रैंडमली वैल्यू पुट करते रहो और चेक करते रहो कौन कौन से इंटीजर्स इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो पहले मैं सबसे सेंटर वाला नंबर इंटीजर्स का 0 पुट करी, फिर हम एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट एक राइट यहाँ पे लेते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने 0 किया, x की जगह 0 रखा, 0 स्क्वायर आपका 0 होता है और 0 लेस देन है 4 से। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस इंटीजर की सेट में एक 0 आ गया, यानी इस कंडीशन के सेट बिल्डर फॉर्म के लिए एक एलिमेंट हमें मिल गया। फिर लेफ्ट देखें तो -1 होता है, 0 के लेफ्ट -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये भी 4 से क्या होता है, छोटा। फिर 1 का स्क्वायर भी होता है 1, ठीक है। तो ये भी 4 से क्या होता है, छोटा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया -1 आ गया था, एक 1 आ गया। नाउ इसके लेफ्ट में और होता है -2, तो -2 का स्क्वायर देखा, -2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 से छोटा तो नहीं होता बट इक्वल होता है। तो इस सेट में हमारा -2 भी आ गया।
फिर 2 का स्क्वायर आपका यहाँ पे होता है 4 आपका लेस तो नहीं होता बट इक्वल होता है, तो ये हमारा एक एलिमेंट यहाँ पे और आ गया। अब एक और देखें तो -3, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, बट 9 4 से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। तो -3 का स्क्वायर नहीं तो +3 का स्क्वायर भी नहीं होगा, तो सिर्फ ये 5 एलिमेंट ऐसे आएंगे जो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, सेट हमारा C नेम से था तो C इक्वल टू 0, -1, 1 देन -2 देन 2। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी सेट को जब आप लिख रहे हो, रोस्टर फॉर्म में आप लिख रहे हो, तो एलिमेंट आपके इधर उधर यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ फोर्थ देखो, तो D इक्वल टू X, X इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ये आपको यहाँ पे एक सेट बिल्डर दिया हुआ है कि लॉयल वर्ड आपको दिया हुआ है, इसके लिए आपको एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट चाहिए मतलब लॉयल वर्ड को बनाने के लिए कौन कौन से लेटर्स के आपने यूज किया है। तो हमने एक L यूज किया है, एक O यूज किया है, एक Y यूज किया है और एक A यूज किया है। L तो रिपीट हो रहा है, अब एक लेटर से तो मैं कितनी ही बार डेफिनेशन कितने ही स्पेलिंग बनानी है, एक वर्ड बनाना तो कितनी बार उसमें यूज कर सकते हैं अगर वो उस वर्ड के अंदर आ रहा है तो इसीलिए मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था तब मैंने आपको कहा था कि जब आप रोस्टर फॉर्म लिखते हो तो उसके अंदर आपके एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो हमें L को एक बार ही लिखना है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इसको हम देख लेते हैं। तो D इक्वल टू, क्योंकि वीडियो में पहले बना चुकी थी, मैंने आपको बताया ना मेरी वॉइस नहीं है इसलिए मैं फिर से बना रही हूँ। तो ये आपका वर्ड है LOYAL, तो इसमें L रिपीट हो रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ LOYA लिखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट इज E आपका सेट है यहाँ पे, X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये तो हमने बचपन से देखा है। जनवरी, तो जनवरी हमारा जो ऊपर आता है वो हमारा 31 होता है, जो नीचे की तरफ आता है वो 30 होता है, तो जनवरी नहीं लिखना है, फेब्रुअरी, फिर मार्च नहीं लिखना है, अप्रैल, फिर मई नहीं लिखना है, जून, फिर जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर, दिसंबर फिर ऊपर आ रहा 31 होता है, तो इसका हमने सेट बना लिया, फेब्रुअरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। X is a consonant in the English alphabet which precedes K। अब ये आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, आपको K से प्रिसीड करने वाले सारे अल्फाबेट लिखने हैं लेकिन कॉन्सोनेंट लिखने हैं, उसमें आपके वाउल्स नहीं होने चाहिए। तो K को प्रिसीड करने वाले सारे अल्फाबेट कौन से हैं? A B C D E F G H I J, ये सारे अल्फाबेट है, इसमें से आप वाउल्स को हटा दो। मैंने A को हटा दिया, मैंने यहाँ से E को हटा दिया, मैंने I को हटा दिया, तो अब जो बचे हुए हैं B है, C है, D F G H J, ये सारे एलिमेंट्स इस यहाँ पे सेट को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा F, इसके एलिमेंट्स हो गए B C D F G H और J, ये इसके सारे क्या हो गए यहाँ पे हमारे इस सेट के एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर को लिखना है। अगर आपको एलिमेंट पूछे तो आपको इस तरह से बताना है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म दी हुई है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब ये मैचिंग वाला जब भी आता है ना तो आप सबसे पहले इजीली आप देख लो, आपको सबसे पहले इजीली मैचिंग कौन सा लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे भी मैथमेटिक्स है, तो ये आपका क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है कि एक्स इज अ लेटर ऑन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो जब हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो जो लेटर रिपीट हो रहे हैं हम वो नहीं लिखते, मैथमेटिक्स वर्ड को बनाने में कौन कौन से लेटर्स का यूज हुआ है बस वो यहाँ पे लिखना है। तो ये तो मेरा फर्स्ट मैच हो गया, मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स हो गया। ओके, यानी कि थर्ड वाले का जो है वो मेरा कौन सा है, थर्ड वन का मैंने डी लिख दिया। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 के लिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन बचे हम, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6। तो ये तो हमारा प्राइम नंबर यहाँ है नहीं, सारे प्राइम नंबर थोड़ी ना है, ना तो 1 प्राइम नंबर है ना 6 प्राइम नंबर है, ओनली 2 और 3 आपके यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो अब इधर से इधर मैच करते हैं। ओके, तो x आपको प्राइम नंबर चाहिए और 6 को डिवाइड करनी है, 6 के डिवाइजर होने चाहिए। तो ये सेट अगर मैं देखती हूँ तो ये तो आपके यहाँ पे ये सारे 6 के डिवाइजर तो हैं, देखो 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है, बट इसमें ये प्राइम नंबर 1 और 6 नहीं है। तो अब अगर मैं 2 3 पे जाती हूँ तो 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, और ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं। अब सबसे पहले देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7,
11, तो ये सारे प्राइम नंबर है, आगे भी जाते जाएंगे। तो ये प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि वही नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर की टेबल में आती है, या तो वो 1 की टेबल में आएंगे या फिर वो खुद की टेबल में आएंगे। तो ये देखो, ये 3 भी है, ये या तो 1 की टेबल में आएगा या 3 की टेबल में आएगा। 5 या तो 1 की टेबल में आएगा या 5 की टेबल में आएगा। तो वो नंबर जो सिर्फ 2 नंबर की टेबल में आते हैं, या तो 1 की टेबल में या इटसेल्फ या खुद की टेबल में आते हैं। तो ये 2, 3 हमारे प्राइम नंबर हो गए। तो इसका आंसर हमारा यहाँ हो गया सेकंड। तो सेकंड का आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया, क्या है? ए है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखो, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये तो आपका नेचुरल नंबर लेस देन 10 हो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें तो 4 भी आना चाहिए था, 5 भी आना चाहिए था, 7 भी आना, सॉरी ऑड नंबर है ना, तो ये इवन नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो हमारा नहीं हो रहा। ऑड नेचुरल नंबर ये तो नहीं हो रहा, ये दोनों तो मैच हो गए। अब ये बचा तो 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सारे ऑड नंबर हैं और 10 से छोटे भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? फोर्थ का मैचिंग हो गया हमारा यहाँ पे बी। ओके, फिर लास्ट आपका यहाँ पे बचा x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये ओनली नेचुरल नंबर दिया हुआ है और 6 के डिवाइजर होने चाहिए। तो ये हमने 6 के डिवाइजर तो पहले ही देख लिए, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में 6 आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट का मैचिंग आपका क्या हो गया? यहाँ पे सी हो गया। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे इसको भी सॉल्व करके बता दिया। तो इस तरह से आपको आंसर यहाँ पे लिख करके बता देना। तो आई होप आपको ये सारा कुछ तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, अब आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट डाउन कर लो। थैंक यू।